हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने जैसे पॉलीमर्स के बारे में बात कर रहे थे और पॉलीमर में हमने फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमर्स की जैसे बेकेलाइट इनकी बात की थी। अब और कौन फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमर हो सकते हैं तो वो हमारे लिए एक आता है यहाँ से यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या आता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब यहाँ पे आपने यूरिया को देखा है NH2 CO डबल बॉन्ड NH2 इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अगेन यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CO है तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो बट ऑब्वियस है इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपके पास में यहाँ से जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो हीट के फॉर्म में वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बच जाएगा, जैसे कि यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस करा है, यहाँ पे मेरे पास में NH डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हुआ और ये CH2, ये ऑक्सीजन आपका निकल चुका है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ के हाइड्रोजन को लेके जाएगा, राइट। और इधर क्या हुआ होगा कि और CH2 आपका फॉर्मेल्डिहाइड आया होगा। तो इस तरह से एन नंबर ऑफ यूरिया एन नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ने यहाँ पे रिएक्शन की होगी और यहाँ पे आपको मिला है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या मिला है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जो कि आपका नॉन ब्रेकेबल होता है और इनका यूज जनरली हम कहाँ पे करते हैं, क्रॉकरी वगैरह बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे जो मेलेमाइन की हम बात करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं यूरिया का ट्राइमराइजेशन कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, यूरिया का ट्राइमराइजेशन, तो ट्राइमराइजेशन से हमें मिलता है मेलामाइन। तो ट्राइमर ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज मेलामाइन। क्या? जैसे कि आपने क्या करा, NH2 C डबल बॉन्ड CH2 की इस तरह से 3 यूनिट ले ली, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ताकि हर एक तरफ से हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकल सके। तो देखिए यहाँ से अगर मेरे पास में इस तरह से इधर से हाइड्रोजन मैंने निकाला, इधर मैंने ऑक्सीजन निकाला, वैसे ही अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन एंड इस वाले से मतलब 3 यूनिट ली है, तीनों यूनिट से को इस तरह से अरेंज किया है कि यहाँ पे मेरे पास में वाटर के मॉलिक्यूल निकले। और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे एक साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन होगा और आपके जो पास में बनेगा मेलामाइन। तो ये आपका मेलामाइन बना है। देखिए मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया था, इसका डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हुआ है कि जो कंपाउंड मिला है, मतलब ट्राइमराइजेशन करा मैंने किसका, ट्राइमराइजेशन ऑफ यूरिया, ट्राइमराइजेशन ऑफ यूरिया से मुझे मिला मेलामाइन। यूरिया गिव्स मेलामाइन। ठीक है, अब इस मेलामाइन की फर्दर जब मैं रिएक्शन करती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में तो वो देखते हैं कि क्या बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम जो मेलामाइन है उसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ में करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवानी है। तो मुझे जो पॉलीमर मिलेगा या फिर रेजिन मिलेगा उससे मैं क्या बोलूंगी, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आप इसे पॉलीमर भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मेरा मेलामाइन आया, इस मेलामाइन की रिएक्शन मैंने करवाई किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो अगेन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब एन नंबर ये यूज करना है, एन नंबर आपको ये यूज करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, NH, इधर से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन इधर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, इधर से मेरे पास में ये CH2 अटैक करेगा। तो ये CH2 कहाँ पे अटैक करेगा, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, ये इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये इधर अटैक कर जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन चला जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बना। इसका भी यूज कहाँ किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी एंड ये क्या है, जैसे अनब्रेकेबल है और उसके बाद में और क्या याद रखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का क्या मतलब होता है, जैसे कि अभी तक हम जो भी पॉलीमर या फिर इनका जो यूज देखते हैं, नायलॉन हो गया, आपका इथाइलिन हो गया, है ना। सो इथाइलिन या पॉलीइथाइलिन हम बोल सकते हैं कि पॉलीथीन वगैरह जो होती है वैसी की वैसी ही आपके अर्थ पे रहती है, ये कभी डिग्रेडेबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और पॉली का जो यूज है वो भी अपना बंद किया जाना भी उसका एक मतलब यही रीजन है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ चेंजेस कर दें, है ना, आपके पॉलीमर्स में, तो आपके जो पॉलीमर्स होंगे वो ऐसे बन जाएंगे जिनमें, है ना, उन फिर से वो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। तो उसमें आपने जैसे कि मैंने पॉलीएमाइड पढ़ाए थे, तो पॉलीएमाइड में आपको एक मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे बायोडिग्रेडेबल में पढ़ाना था। नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर, क्या है, नायलॉन
टू नाइलॉन 6। अब यहाँ पे 2 एंड 6 क्या है, अगेन जैसे नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 में था तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से यहाँ पे मतलब होता है। तो 2 मतलब यहाँ पे 2 कार्बन एटम है जो कि आपके क्या है, ग्लाइसिन आपको यूज करना है यहाँ पे, ग्लाइसिन, ठीक है। और 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि आपके पास में किसका होगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड का होता है। तो ये ध्यान रखें कि ये किसके मोनोमर, किसके पॉलीमर्स हैं, तो ये आपका ग्लाइसिन का और अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि आपका जो ग्लाइसिन है और अमीनो कैप्रोइक एसिड है, तो मैंने इसको एसिड को ऐसे लिख लिया NH2CH2 C डबल बॉन्ड OH, और आपका जो ग्लाइसिन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इन दोनों को जब आप लिखोगे तो अगेन यहाँ से आपको क्या करना है, कंडेंसेशन पॉलीमर है तो कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको वाटर निकालना है, तो यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, राइट। एंड इधर से मेरे पास में OH, इधर से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, अगेन इस वाले पार्ट से OH निकलेगा, फिर इधर जो भी यूनिट आएगी उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन होगा और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, NHCH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से N आया, ठीक है, एक H निकला तो NH, देन CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O, N नंबर। तो ये बन गया मेरा नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्या बन गया, नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये समझ में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या बन गया मेरा, नायलॉन 2 नायलॉन 6। नेक्स्ट है हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल में PHBV। यहाँ पे पीएच मतलब बीटा हाइड्रोक्सी, याद रखें कि इसका क्या मतलब है, यहाँ का मतलब है क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, H फॉर बीटा हाइड्रोक्सी, V फॉर वैलेरिक एसिड, B फॉर यहाँ पे ब्यूटारिक एसिड है। तो पीएचबीवी के जो मोनोमर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। एक बार फिर से बोले, क्या हो जाएगा यहाँ पे पीएच मतलब ये किसका, पीएचबीवी का मोनोमर क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ये आपके मोनोमर हो जाएंगे। अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको OH लिखा हुआ है, ये CH2 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OH, राइट। जैसे कि ब्यूटारिक एसिड की हम बात करें तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, तो आपके पास में ब्यूटारिक एसिड मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होंगे और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे आपका OH लगा हुआ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है ये, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये रिएक्शन कर रहा है आपका किस्सा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड से, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अब यहाँ पे वैलेरिक एसिड का मतलब क्या है, वैलेरिक एसिड का है नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होंगे तो अब इसकी बीटा पोजीशन पे, तो ये हो गई आपके अल्फा और ये इसकी बीटा, तो बीटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, OH है। तो यहाँ से मेरे पास में बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड आया और इनका जब मैंने पॉलीमराइजेशन करा तो ध्यान रखें कि ये वाला जो पार्ट होगा एसिड वाला है ना, ये OH और इधर से मेरे पास में एक H जिसे कि हुआ, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये इस तरह से वाटर निकलेगा, यहाँ से H2O ही निकालना है। मैंने दोनों ही OH को किया है तो आप समझ जाए यहाँ पे कि माइनस H2O करा है। तो इधर से जब मेरे पास में यहाँ से एक हाइड्रोजन किसी और यूनिट का आया, ये वाटर निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, जैसे कि सपोज कि यहाँ से मेरे पास में H निकल गया तो बचेगा क्या, O, तो ये आ गया O, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से मेरे पास में H निकल गया तो बचेगा क्या, O, तो ये O आया और फिर अटैच किससे होगा, ये यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगा। तो इस CH से क्या है मेरे पास में एक इथाइलिन ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे आएगा CH, CH2, CH3 एंड इधर क्या है मेरा CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एसिड पार्ट से आपका क्या निकलता है, OH निकलता है। तो N नंबर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ये क्या हो गया आपका PHBB। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पॉली हाइड्रोक्सी
ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब हम सॉरी जैसे ये था हमारा कंडेंसेशन और पॉलीमर्स किस टाइप से होते हैं। तो ये तो हमारा था पीएचबीबी। ओके, तो ये पीएचबीबी तक हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे मतलब वो नेचुरली ऑकर किया गया है या फिर बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो सबसे पहले हमारे पास में जो तीन टाइप के ये आएंगे। एक आएगा आपका नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और एक होगा आपका सिंथेटिक पॉलीमर, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? मेन मेड पॉलीमर। तो जो आपका नेचुरल पॉलीमर्स हैं, क्या नेचुरल पॉलीमर्स, तो बच्चों यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर से मतलब समझ में आ ही गया होगा कि ये जितने भी पॉलीमर्स होंगे वो नेचुरली आपको मिलेंगे, कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। इनमें कौन कौन हो सकते हैं आपके? अब ये सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट टाइप जो है, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी सिल्क, वूल, ये सब आपके पॉलीमर जो है क्या वो नेचुरली है, और हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि नेचुरली रबर कौन से हैं, सेमी सिंथेटिक रबर या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन से हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक में अब क्या है कि मतलब ये नहीं तो प्योरली आपका नेचुरली होंगे और नहीं ही सिंथेटिक होंगे, मतलब बोल सकते हैं काइंड ऑफ दोनों चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। जैसे सेल्यूलोज आपका उठाया गया है किससे? नेचर से, और एसिटेट उठाया गया है आपका मेन मेड से। तो इन दोनों को जब अपन ने मिक्स करा तो ये बना आपको सेल्यूलोज एसिटेट। क्या बनाया है इसने? सेल्यूलोज एसिटेट बना दिया है। फिर दूसरा है हमारे पास में सेल्यूलोज नाइट्रेट, राइट। तो ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गए। फिर सिंथेटिक पॉलीमर जो कि अपन ने पढ़ रखे हैं, ब्यूनाइन, ब्यूनाएस, नाइलॉन सिक्स, नियोप्रीन, टेरिलीन, ग्लिप्टल, पीएचपीबी, सब जितने भी कोपॉलीमर्स वगैरह अपन ने पढ़े हैं, राइट। इसके बाद क्या? इसके बाद में हमारे पास में है एडिशन पॉलीमर। मतलब जितने भी अपन ने पॉलीमर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको ये याद रखना है कि अच्छा ये पॉलीमर्स हैं और ये इस कैटेगरी में आते हैं, ये सिंथेटिक की कैटेगरी में आते हैं, ये सेमी सिंथेटिक की कैटेगरी में आते हैं, ये नेचुरल की कैटेगरी में आते हैं, राइट। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमने बात की थी लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास में जैसे कि पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन थे, ये सब हमारे किस में आते हैं? लीनियर पॉलीमर में आते हैं। फिर हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन को किस में? जिगलर नाटा का यूज करके, मतलब उसकी ब्रांचेस वगैरह आपको याद है कि एलडीपी और किस तरह से हाई डेंसिटी पॉलीमर एंड लो डेंसिटी पॉलीमर हमने बनाया था। तो यहाँ पे ब्रांच पॉलीमर जिसमें ब्रांचेस निकल के आ जाती है, ठीक है ना, तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाती है। फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जैसे कि बीच बीच में यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जैसे ये आपकी पॉलीमर की कोई चेन है और बीच में यहाँ पे इस तरह से लिंकिंग हो गई, और ये जो लिंकिंग है वो क्या है? इनकी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की है, तो हम इसे बोलते हैं कि क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। इसके क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे आपके? एक तो आपका बहुत ज्यादा फेमस बेकेलाइट, फिर मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये सब आपके क्रॉस लिंक्ड में आ जाएंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बिहाफ पे हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे इलास्टोमर्स होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, नायलॉन होता है, थर्मोसेटिंग होता है। तो किस में, किस टाइप के पॉलीमर्स में किस टाइप का, तो बीच बीच में जब भी मैंने पॉलीमर्स पढ़ाया तो बताया गया है ये इलास्टोमर्स होता है, ये थर्मोसेटिंग होता है, राइट। तो जब आप एक बार फिर से वीडियो को, सारे वीडियोस को एक बार देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे इलास्टोमर्स, तो इलास्टोमर्स में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रबर अपन ने पढ़ा, ब्यूनाइन पढ़ा है, नियोप्रिन्स पढ़ा है, राइट। उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये
इलास्टोमर से ज्यादा होगा, किससे? फोर्स स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर एंड वीकर देन फाइबर्स, फाइबर्स मतलब नायलॉन्स। तो पीवीसी हो गया, एचडीपी हो गया, एलडीपी हो गया। फिर थर्ड वाला है आपका नायलॉन्स, नायलॉन्स को फाइबर्स या पॉलिस्टर भी बोलते हैं। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसलिए ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, किससे? थर्मोप्लास्टिक से। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, कौन होगा यहाँ पे? नायलॉन 6 होगा, नायलॉन 6 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है हमारे पास में, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल यही क्वेश्चन आ जाता है, नायलॉन्स के एग्जाम्पल्स क्या है, इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स क्या है, राइट। देन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो सारे पॉलीमर जिसमें क्रॉस लिंक्ड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट हो गया, आपका मेलामाइन हो गया, और भी जो है, राइट। अब इनका अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, तो स्ट्रेंथ में मेरे पास में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरी थर्मोसेटिंग की होती है। फिर उसके बाद फाइबर मतलब नाइलॉन, देन थर्मोप्लास्टिक, एंड सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स में होती है। तो अब अपने को क्या करना है कि ये तो अपन ने वीडियो लेक्चर से ये कवर कर लिया, एक बार अपने को एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है अच्छे से। उसके बाद में हमें कुछ एक्स्ट्रा जो पॉलीमर्स हैं वो भी मुझे पढ़ाना है आईआईटी जेई के एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी मेरा जेई मेंस एंड एम्स नीट कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक वीडियो लेक्चर और लेके आएंगे, जिसमें आपको समराइज करवा दूंगी, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, और कुछ एक्स्ट्रा पॉलीमर्स को पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।